हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द क्लासमेट ग्रुप पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 10 तक। उसमें हमने कवर किया था मुख्य रूप से बायोलॉजी को, और बायोलॉजी का अंतिम मुख्य रूप से क्लास 10 का जो पाठ्यक्रम है उस पे हम लोग पहुँचे हैं, और उसको जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और ताकि हम लोग अपने सेशन को शुरू करें। और मुख्य रूप से क्या कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग क्लास स्टार्ट करें और जल्द से जल्द अपने टॉपिक पे चले जहाँ तक हम लोग कल किए थे कवर, उसके आगे। यानी कल हम लोगों ने देखा था लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन और क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये सब हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए आज का जो है टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अनुवांशिकता का खोज किसने किया था, तो आपको पता भी है, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, मटर के दाने पर प्रयोग। तो उससे संबंधित हम लोग आज हम लोगों का जो है सब्जेक्ट रहने वाला है, पॉइंट रहने वाला है, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से आ जाइए ताकि शुरू किया जाए। तो हम लोग को देखना है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है। तो इसके बारे में देखिए, जैसे पूर्ववर्ती पीढ़ी से, जैसे हम लोग देखे थे कि जो फादर डीएनए होता है वहाँ से, या जो जनन कोशिका होती है उससे जो नई संतति का जो निर्माण होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिक जो धागा होता है टूटता है और ट्रांसफर होता है। तो उससे संबंधित दिया गया कि पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को क्या होता है, एक आधारिक शारीरिक अभिकल डिजाइन एवं कुछ अभिन्नताएं प्राप्त होती हैं, विभिन्नताएं कुछ प्राप्त होती हैं। तो डीएनए जो है पूर्ववर्ती कोशिका की और जो अगली कोशिका है उनकी डीएनए क्या होती है, मैच होती है। ठीक, लेकिन शारीरिक अभिकल्प जो होता है कुछ क्या होता है, भिन्नताएं पाई जाती है। अब थोड़ा सा अगर सोचा जाए कि नई पीढ़ी का जनन का परिणाम क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से क्या ऐसा चीज है जो ट्रांसफर होता है, समान रूप से होता है, और कौन ऐसा चीज है जिसके चलते विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे तो देखते हैं कि केवल एकल जीव जब जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें नर और मादा का होना आवश्यक नहीं होता है। तो एकल जीव जब जनन हो करता है, जिसको अलैंगिक जनन कहा जाता है, तो क्या होता है, जैसे अगर हम देखें कि यदि एक जीवाणु है, अगर वो विभाजित होता है तो क्या होता है, दो जीवाणु उससे उत्पन्न होता है। वो अगर पुनः विभाजित होता है तो क्या होता है, उससे चार जीवाणु उत्पन्न होता है। यानी अलैंगिक जन्म में क्या होता है, एक ही जीवाणु है और विभाजित हुआ तो इसे क्या हो गए, दो अलग अलग बन गए जीवाणु, ये दोनों विभाजित हुए तो फिर चार बन गए। इससे मुख्य रूप से बढ़ते चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपस में क्या होता है, बहुत अधिक समानताएं इसको इसमें देखने को मिलती है जो अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि एक ही सेल से यह क्या होता है, विभाजित होकर बना होता है मुख्य रूप से। तो अंतर इसमें बहुत कम पाया जाता है। और इसमें देखा जाए तो डीएनए जो की जो प्रकृति होती है या प्रतिकृति होती है, वह न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होती है, यानी बहुत ही कम इसमें त्रुटियां देखने को मिलती है। लेकिन वही अगर लैंगिक जनन में देखा जाए तो, अलैंगिक जनन में तो हमने देखा कि जो संतति होती है और जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है उसमें बहुत ही कम माइनर डिफरेंस पाया जाता है। ऐसा ही इसलिए कि अलैंगिक जनन में एक ही जो कोशिका होती है उससे मुख्य रूप से अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसमें आप देखे भी होंगे कि अलैंगिक जनन में नर और मादा का होना आवश्यक नहीं है। तो उसमें एक ही जीव विभाजित, एक ही कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, फिर वो दो कोशिका अलग दो भागों में विभाजित हो गई, तो एक ही जीव से चार नए जीव बन गए। तो ये जो जीवाणु, जैसे जीवाणुओं में अगर हम देखें तो ये प्रोसेस पाया जाता है, अत्यधिक उसमें समानताएं पाई जाती हैं। लेकिन वही लैंगिक जनन की जहाँ तक बात किया जाए तो उसमें विविधता ज़्यादा होती है। क्यों क्यों होती है, उसका कारण अनुवांशिक नियम जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि यह क्यों विविधता होती है, अनुवांशिक लक्षण क्या होता है। जैसे कभी पहले, बहुत पहले सर्पों में क्या होते थे, पैर होते थे। क्या आज जो सर्प होते हैं उनमें पैर होता है, टांगे होती है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह उपार्जित लक्षण था। मुख्य रूप से वह जो टांगे होती थी उनसे उनको परेशानियां होती थी, वास्तव में उससे कोई कार्य होता नहीं था। तो झाड़ियों में भागते समय वो फंस जाते थे या शिकार हो जाते थे। तो धीरे 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 क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक वैसे जिराफ के बारे में देखा जाए, जिराफ भी पहले क्या होते थे,
छोटी छोटी टांगों वाले होते थे। और धीरे धीरे चूंकि कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, अफ्रीका में चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियाँ होती हैं, ऊंचे ऊंचे होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पे पत्तियों को चुन के भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिए उनका अगला जो भाग है उसमें खिंचाव आया, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज का जो नया जनरेशन का जिराफ है वो बना। ठीक वैसे मनुष्य के कान में भी देखेंगे, मनुष्य के कान पहले बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन अब धीरे 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 क्या हो रहा है, छोटा छोटा, जो कर्णपट्टी की बात की जा रही है, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी होती चली जा रही है। उसका भी मेन कारण क्या है, यही अनुवांशिक जो लक्षण है, यह क्या हो रहा है धीरे धीरे, इसके बारे में, इसके नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो अगर हम देखें कि क्या किसी प्रजातियों में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान होती है या अलग अलग होती है, तो निश्चित रूप से एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो प्रकृति की विविधता होती है उसके आधार पर अगर हम देखें तो विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, अलग अलग जीवों का अलग अलग लाभ है, इकोसिस्टम में भी उसका प्रयोग है। अब कुछ ऐसे जीव हैं जिसको उष्णता सहन करने की क्षमता होती है, यानी कुछ ऐसे जीवाणु भी आप देखे होंगे जिसको उष्णता यानी टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है, अधिक गर्मी से बचने की संभावना उसको अधिक होती है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसको ठंडी सहने की अत्यधिक संभावना होती है। ठीक, ऐसे चीजें आप देख सकते होंगे। तो इस सारी चीजों को हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है। तो पर्यावरण जो कारक होते हैं वह उत्तम परिवर्तन का चयन जो होता है वही जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। ठीक, तो जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि एक जीव था और यही विखंडित होकर दो भागों में बट गया, यही दो भागों में बट गया था, तो चार, तो इसमें ज़्यादा समानताएं देखने को मिलती है, बशर्ते जो लैंगिक जनन होता है उसमें थोड़ा सा कम समानता मिलती है। अब देखें हम लोग अनुवांशिकता क्या है। तो अनुवांशिकता क्या है, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम होता है वो क्या होता है, संतति के जीवों के समान डिजाइन या विकल्प का होना। यानी जैसे उसके पूर्वज थे या जैसे उनके पूर्वज के मुंह मतलब पूर्वज के जो बॉडीज थी, ठीक वैसे ही उनका भी बॉडीज है रहा है, तो वह अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे देखे होंगे कि बच्चे जो होता है, नवजात शिशु जो होता है, तो उसमें बहुत गांव ग्रामीण क्षेत्रों में से चलता है कि यह जो है लड़का है, इसका जो चेहरा है अपने फादर पे गया है, या इसका चेहरा जो है इसके मदर पे गया है, ठीक है, या इसका चेहरा इस पे गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डीएनए मुख्य रूप से उसमें परिकल्पित हो रहा है, यानी पूर्व जो संतत मुख्य रूप से जनन कोशिका है उससे अगली पीढ़ी में क्या हो रहा है, स्थानांतरण हुआ है। तो अनुवांशिकता के नियम का देखा जाए, निर्धारण अगर किया जाए तो क्या होता है, इसमें विभिन्न लक्षण जो होते हैं पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते जाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। तो वंशानुगत लक्षण जो होते हैं वह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। यही अनुवांशिकता का नियम है। तो वंशानुगत लक्षण क्या होता है, इसको पहले हम लोग देखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि अनुवांशिकता है क्या पूर्ण रूप से। तो वंशानुगत लक्षण क्या होता है, तो जो समानताएं और विभिन्नताएं से जो हम लोग देख रहे थे कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें ज़्यादा समानताएं होती हैं, कोशिकाओं जो जनन कोशिका होती है उससे, लैंगिक जनन में क्या होता है, थोड़ी सी समानता कम होती है। तो उससे क्या अभिप्राय है, उसका मतलब क्या है, तो हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी मुख्य रूप से देखा जाए तो वह अपने जनको जैसे पूर्ण रूप से तो दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो इसको अगर देखें, अब देखिए लक्षणों की वंशानुगति नियम या मेंडल का योगदान क्या है इसमें। वंशानुगत लक्षण का जो खोज किया था किसने किया था, ग्रेगर जार मेंडल ने किया था। तो इसमें उसका क्या योगदान है, इसके बारे में अगर हम देखें तो मानव में लक्षणों की वंशानुगत के जो नियम है वह किस बात पे आधारित है, इस बात पे आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को क्या कर रहे हैं, संतति में स्थानांतरित करते हैं। यानी जितना मदर से और जितना ही फादर से, अगर दोनों में समान रूप से क्रोमोटिव पदार्थ जो है क्या हो रहा है, संतति में अगर ट्रांसफर हुआ है, तो वे लक्षणों को क्या करते हैं, इस आधार पे लक्षणों को, वंशानुगत के लक्षणों को डिफाइन किया जाता है। वंशानुगत के जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वह किस पर आधारित है, वह मदर एंड फादर के जो मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे दोनों के जो समान मात्रा में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनसे ट्रांसफर से उसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता के जो डीएनए होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो युग्मनज बनने के बाद जो डीएनए होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, उससे भी क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होता है, प्रत्येक संतति में दो विकल्प होता है। ठीक,
तो इसको इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेंडल का बॉक्स अगर हम लोग देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि कैसे उसने प्रयोग किया था इस पे। अब थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जान लीजिए। 1882 से 1822 से 1884 तक रहा। और मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? गिरजाघर में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। गिरजाघर में एक पादरी भी थे बाद में। तो विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय में भी पढ़े थे और एक मुख्य रूप से पादरी थे। और चूंकि इन्होंने प्रयोग के लिए किसका मतलब फसल में मुख्य रूप से कौन से फसल को लिया? तो प्रयोग करने के लिए मटर के दाने को लिया। किसको? मटर के दाने को लिया। अब मटर के दाने को ही क्यों लिया? क्योंकि कम समय में उत्पादन हो जाता है और कम समय में रिजल्ट देखने को मिलता है, तो जल्द से जल्द प्रयोग करना इसके लिए क्या होगा? सुगम हो गया। इसलिए इसने मटर के दाने का प्रयोग किया था, मटर के दाने पर ही प्रयोग किया था अपने किसका? अनुवांशिकता के नियम को। ठीक, इसको देख लीजिए। तो क्या क्या कैसे कैसा प्रयोग किया था इसने? तो गोल और झुरीदार बीज वाला लिया था, गोल बीज वाला और झुरीदार बीज वाला पौधे लिए थे मटर के, उसमें संकरण कराया था, हाइब्रिडाइजेशन कराया था। लंबे और बौने पौधों के बीच कराया था, सफ़ेद और बैगनी फूल वाले पौधों के बीच कराया था और इससे रिजल्ट प्राप्त करके तब अनुवांशिक लक्षणों का विवेचना किया था। तो इसको हम लोग देखेंगे कि प्रथम संतति यानी F1 जो पीढ़ी होती है उसमें कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। जैसे अगर हम देखें तो देख सकते हैं, जैसे देखिए ये क्या है? ये टीटी लंबा पौधा है, ये टीटी छोटा पौधा है। ये प्रथम मुख्य रूप से पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में आप देखेंगे पहले पीढ़ी में, तो पहले पीढ़ी में जो मुख्य रूप से संकरण करा के अगर जाया जा रहा है तो पौधों में क्या है? टी भी है, मतलब स्मॉल कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी है, दोनों समान रूप से है। जब द्वितीय पीढ़ी में यही जा रहा है तो क्या हो रहा है? सब 25-25% हो जा रहा है, यानी 25% शुद्ध लंबा, 25% शुद्ध बौना और 50% जो है वो हाइब्रिड हो रहा है। हाइब्रिड कितना हो रहा है? 50% हाइब्रिड हो रहा है। तो इसी की व्याख्या यहाँ पे दिया है कि एफ पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में, जब पहला पीढ़ी जो होता है, पहला संतति होती है, उसमें पौधों की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला था, यानी सभी के सभी पौधे क्या थे? लंबे थे, मेंडल जब प्रयोग किया था। तो इसका अर्थ क्या था कि दो लक्षणों में से एक, केवल एक पैतृक जन के लक्षण ही दिखाई देता है, तो इसलिए ऐसा दिखाई दिया था। ठीक है, फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों को क्या किया? F पीढ़ी के पौधों को 100 परागण कराया, यानी पहले पीढ़ी के F1 पीढ़ी के जो पौधों को, उसमें फिर अपने दोनों को एक दूसरे से 100 परागण जब कराया तो द्वितीय पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए तो उसमें देखा द्वितीय पीढ़ी के पौधे में ये पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उसमें से 1/4 संतति जो क्या थी? वो क्या थी? बौने थी। तो दूसरे पीढ़ी में ये लक्षण क्या हुए? दिखाई देने लगे, इंगित करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें बताया कि लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जीव है उसमें किसी भी लक्षण की दो प्रतिक्रियाओं की वंशानुगति होती है, यानी दो स्वरूपों की वंशानुगति होती है और दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंडेबल है? वो उसके जनक पे डिपेंडेबल होता है। ठीक है, तो ये मटर वाला, ये इसको याद रखिएगा। प्रथम पीढ़ी में वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में जैसे ही गया 100 परागण जब कराया तो क्या किया? शुद्ध लंबे नहीं बल्कि लंबे शुद्ध बौने भी और हाइब्रिड भी देखने को मिले। ठीक है, यानी उपार्जित लक्षण जो है इसमें दिखाई दिए। वैसे आगे चला जाए, जो बौने और लंबे पौधों में हम लोग देखे थे, इसका प्रयोग हम लोग देख ही लिए। उसके बाद से इसने लिया एक बैगनी रंग वाला और एक लाल रंग वाला। इसके बीच में जब संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो पहले वाला जो पीढ़ी था प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ? एकदम जो मुख्य रूप से लाल रंग वाला वही दिखाई दिया, और वही जब स्वनिषेचन करा दिया इसमें द्वितीय पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में देखिए 3 संबंधे 1 के अनुपात में आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 संबंधे 1 के अनुपात में, मतलब जो लाल वाला है वो ज़्यादा है उपार्जित लक्षण, और जो ये नीला वाला है उसका जो उपार्जित लक्षण जो है क्या है? वो कम है। इसका कारण समझ रहे हैं? इसका कारण इसने बताया कि जनक से जो दूसरी पीढ़ी है उसमें उपार्जित लक्षण जो है ज़्यादा दिखाई देंगे। और किसका दिखाई देंगे? जिसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किस पे डिपेंडेबल होता है? वो जनक कोशिका पे डिपेंडेबल होती है। ठीक, इसको बताया था। आगे देखिए, फिर ये क्या लिया? गोल हरा बीज लिया और झुरीदार पीले बीज लिया, इनके बीच में संकरण कराया। तो इनके बीच में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में क्या निकले? गोल पीले बीज निकले। और जब इन दोनों में 100 परागण कराया तो क्या निकले? तो इसमें से आपको दिखाई दे दिए होंगे कि 9 संबंधे 3 संबंधे 1,
इस अनुपात में रिजल्ट देखने को मिला। यानी गोल और पीले बीज का अनुपात 9 था, गोल और हरे बीज का अनुपात 3 था, फिर झुर्रीदार और पीले बीज का 3 था, झुर्रीदार और हरे बीज का कितना था, 1 था। ये अनुपात निकला था इसमें। ठीक है, तो आगे देखें यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है, अनुवांशिक लक्षण कैसे व्यक्त होता है, इसके बारे में अगर देखें तो डीएनए जो होता है उसमें किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है मुख्य रूप से, ये हम लोग पढ़े भी हैं। वही प्रोटीन का जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचना होती है डीएनए के जिस भाग में, उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ये भी हमको पता है कि पौधों में क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होता है जो क्या करते हैं, पौधों की लंबाई को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो किसी भी पौधे की लंबाई में उपस्थित उस हार्मोन्स की मात्रा पर निर्भर करती है कि वह उस पौधे में वो हार्मोन की मात्रा कितनी है, जो लंबाई बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए यदि प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन अगर आता है तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और वह क्या करता है, कम दक्ष हो जाता है, स्किल उसमें कम हो जाता है, और इससे हार्मोन की मात्रा भी कम होती है और पौधा क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। तो पौधे बौने क्यों हो जा रहे थे, उसका कारण यही था कि हार्मोन्स की मात्रा उस पर क्या कर रही थी, प्रभाव डाल रही थी। ठीक, आगे देखिए मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी पहले, तो उसमें देखें अगर लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक अगर समान रूप से योगदान कर रहे हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों का अगर समान रूप से अगर योगदान है, तो यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो क्या होता है, दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे, एक ही तरह के जीन को प्रदान करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे, यानी प्रत्येक जनक से एक सेट का वंशानुगति होगा, और इस तरीके को सफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होना चाहिए, तब जाके प्रक्रिया होती है। ठीक, तो इसको हम लोगों ने देखा। आगे देखिए, अगर आगे हम लोग देखें तो इसमें से क्या होता है, एक नर होता है, दूसरा मादा जनक होता है। तो नर और मादा जनक में प्रत्येक जनक कोशिका जैसे पैतृक या मातृक जो होता है, गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक ही गुणसूत्र क्या होता है, जनक कोशिका पर युग्मक पर जाता है, और जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो उससे बने जो युग्मनज होते हैं, जाइगोट होते हैं, वो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पुनः समान हो जाती है, और उससे गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, स्पेसिस में बनी रहती है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से इस प्रयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं इसका प्रयोग। अलैंगिक जनन वाले जीव वंशानुगत के इसी नियम का पालन करते हैं जो मेंडल ने बताया था। लैंगिक जो जनन हो रहा है उसमें भी यही प्रयोग किया जाता है। अब लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे अगली संतति में लिंग का निर्धारण करना हो, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, अर्थात नर होगा कि मादा होगा, उसका निर्धारण कौन करता है, तो उसकी जनक कोशिका करती है। कौन करती है, जनक कोशिका, जनक सेल। अब जनक सेल जैसे अगर देख लीजिए मनुष्य में, तो मनुष्य में जो मेल और फीमेल की अगर बात किया जाए तो नर है और ये हो गया मादा। तो नर में कितना, नर और मादा मिला के कितना गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी माने 46। तो 22 जोड़ी तो दोनों में समान होता है, तो 22 प्लस यह एक्स वाई होता है, 22 प्लस यह एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो 22 प्लस एक्स एक्स 22 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो जैसे हम क्या कह रहे थे कि नर में अगर हम देखें तो नर में, और ये है आपका, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये हो गया मुख्य रूप से, ये नर हो गया, ये हो गई मादा। तो नर में कितना होता है, नर में 22 प्लस एक्स वाई होता है,
और मादा में कितना होता है 22 प्लस एक्स एक्स होता है। तो 22 तो इन दोनों में समान होता है, 22 तो दोनों में समान होता है। अब इसमें से अगर इसका युग्मक x आया है और इसका तो ऑलरेडी x ही आएगा, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा एक्स एक्स बना। तो एक्स एक्स किसका होता है, फीमेल का होता है, यानी मादा का होता है। तो अगली संतति क्या हुई, मादा हुई। दूसरी चीज अगर ले, अगर दूसरी तरह से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से अगर निकला y युग्मक, यहाँ से तो ऑलरेडी x ही निकलेगा। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे एक्स वाई। तो एक्स वाई किसका होता है, मेल का, यानी तब वो क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। तब मुख्य रूप से क्या होगा, वो नर होगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो नर और मादा बनने की जो प्रक्रिया हो रही है अगली संतति में, ये किस पे डिपेंडेबल है, मादा पे कि नर पे, तो नर पे डिपेंडेबल है, नर के युग्मक पे डिपेंडेबल होता है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। तो उसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, क्या दिया गया है कि जनन में भाग लेने वाला जो एकल जीव होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं कि कैसे कैसे संकेत होता है और लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, अगर देखा जाए मानव में, तो मानव में लिंग का निर्धारण किस पे होता है, पिता के गुणसूत्र पे होता है, न कि माता के गुणसूत्र पे। तो पिता के गुणसूत्र पे डिपेंडेबल होता है कि अगला संतति जो होगी वो मेल होगी कि फीमेल होगी। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार जो माता जो है वो नहीं होती है, यानी जो मुख्य रूप से जो मादा होती है वो नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग साथ साथ क्या करते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि साउथ चाइना सी सीमा साझा करने वाले कौन कौन देश हैं, यानी साउथ चाइना सी से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं उसको हम लोगों को देखना है। तो आइए देखते हैं साउथ चाइना सी को। साउथ चाइना सी देखिए, चलिए आइए चलते हैं हम लोग साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी अगर हम लोग देखें, देखिए ये है भारत, और भारत से जैसे ही आप आएंगे पूर्व की तरफ तो ये है आपका मुख्य रूप से अंडमान सी। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये सुमात्रा वाला क्षेत्र है, और यहाँ ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यानी भारत से ठीक पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा क्षेत्र है, साउथ चाइना सी है। क्या है, साउथ चाइना सी है। तो साउथ चाइना सी के संदर्भ में अगर देखें, ये है साउथ चाइना सी, इसके संदर्भ में अगर हम देखें कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं, तो देखिए कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं। एक तो फिलीपींस कर रहा है, ठीक है। एक कौन कर रहा है, यहाँ से वियतनाम कर रहा है, वियतनाम हो गया। फिर इधर से ताइवान किसका है, जापान वाला। ठीक, फिर इधर से कौन कर रहा है, ब्रुनई कर रहा है। ठीक, तो ये देश क्या कर रहे हैं, इसे सीमा साझा कर रहे हैं। और अगर हम चलें इसकी गहराइयों में तो आप देख सकते हैं सीमा साझा कौन कौन कर रहे हैं। देखिए ये वियतनाम है, इंडोनेशिया तो कर नहीं रहा है, कौन कर रहा है, आप और थोड़ा सा चले तो ये कौन से देश है दिखाई दे रहा है, ब्रुनई, तो ब्रुनई कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद से कौन, वियतनाम कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है, और ठीक है ये सीमा साझा कर रहा है। और चाइना का तो है, तो साउथ चाइना सी है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रायो आइसलैंड यहाँ पे है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे भी कई छोटे छोटे आइसलैंड है, जैसे पैरासेल आइसलैंड है यहाँ पे, साउथ चाइना सी में ही है। तो इससे पूछा जा सकता है कि पैरासेल आइसलैंड कहाँ पे है, तो साउथ चाइना सी में है, इसको याद रखिएगा। और थोड़ा सा अगर हम चलें इधर साउथ चाइना की सी की तरफ, तो एक है स्प्रेटली आइसलैंड पूछा जा सकता है। तो स्प्रेटली आइसलैंड भी किस में पड़ता है, इसी में पड़ता है। कहाँ पे, साउथ चाइना सी में पड़ता है। तो यह एक डैश लाइन है, 9 डैश लाइन जिसको कहा जाता है, यहीं से होकर जाता है ऐसे
चाइना ने उस पर जो है मुख्य रूप से अधिकार के लिए ऐसे रख दिया है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, सुमात्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के निकट है? तो सुमात्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के निकट है? चलिए देखते हैं हम लोग सुमात्रा है कहाँ। तो कहाँ था सुमात्रा? ये है म्यांमार, ठीक है, ये है सिंगापुर, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गल्फ ऑफ थाईलैंड है ये, ठीक है, देख ही रहे हैं, ये भारत है, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहीं पे अगर आप आएंगे तो ये है सुमात्रा है। ये कौन है? ये नॉर्थ सुमात्रा है, ये वेस्ट सुमात्रा है, और ये साउथ सुमात्रा है। तो सुमात्रा से सीमा साझा कौन कर रहा है? अंडमान सी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था सुमात्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश यानी किस यूटी से सीमा साझा करता है? तो उस यूटी का नाम क्या था? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आइसलैंड, ठीक है, वहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से करता है। और सी भी याद रखेंगे, अंडमान सी से। ठीक, मलेशिया यहीं पे है, मलेशिया से भी सीमा साझा करता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पे ये सब एरिया जो है किसका है? थाईलैंड का है, इसको भी याद रखेंगे। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो मुख्य रूप से यही प्रश्न थे आज के हमने जो डिस्कशन किया। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर कल अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। चलिए, जय हिंद।